नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका खबर अब तक में। चलिए रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों पर। धनबाद के गैरेज में दर्दनाक हादसा, ट्रक की चपेट में आने से मिस्त्री की मौत। जानो घटना पर भाजपा सरकार पर हमला, 7 सदस्यीय टीम ने किया दौरा। IIT-ISM और BCCL की पहल, गरीब बच्चों को मिला स्टेम शिक्षा से जुड़ने का मौका। आसनसोल के समर कैंप बना मौत का कैंप, स्विमिंग पूल में डूबने से 12 साल के छात्र की दर्दनाक मौत। केलूडी बना रण क्षेत्र, आपसी रंजिश में चली गोलियां, 3 हिरासत में। अब खबरें विस्तार से। धनबाद के बरवड्डा थाना क्षेत्र स्थित सिमराटाड़ में गुरुवार सुबह एक दर्दनाक हादसे में गैरेज मिस्त्री की मौत हो गई। मृतक की पहचान 32 वर्षीय विकास शर्मा के रूप में हुई है, जो बिहार के लखीसराय जिले के बढ़ैया का रहने वाला था। वह बरवड्डा में किराए के मकान में रहकर गोविंद बाड़ी गैरेज में मिस्त्री का काम करता था। बताया जा रहा है कि विकास रोज की तरह सुबह काम पर गैरेज पहुंचा था। इसी दौरान गैरेज में मरम्मत के लिए खड़ी ट्रक अचानक लुढ़क गई और वह उसकी चपेट में आ गया। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर मौजूद लोगों और सहकर्मियों ने उसे आनन फानन में निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हादसे के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। स्थानीय लोगों के मुताबिक विकास मेहनती और मिलनसार युवक था, जो लंबे समय से गैरेज में काम कर अपने परिवार का सहारा बना हुआ था। गैरेज में हम लोग काम कर रहे थे और गाड़ी बाहर निकल रहा था, जो गाड़ी बना था, और उसी में ब्रेक करने में गाड़ी को साइड से पार होने में सट गया उसको, और उसी सटने से हम लोग को सबका हड़बड़ी हो गया, चोट लग गया। तो उठा के हम लोग सब हॉस्पिटल लेकर आए, और यहाँ आने के बाद लड़का नहीं रहा। ये लड़का तो हम लोग जानते हैं, यहाँ से मटकुरिया जानते हैं, मटकुरिया से काम करते थे हम लोग साथे। अभी लाहौर में रहता है विकास शर्मा। पुलिस से घटना पर पहले पहुंचा नहीं, हम लोग पहले एक लड़का लेके चलाए। पहले हम पुलिस को क्या फोन करें, लड़का मेरा मन चले दिक्कत में, तो पहले उसको लेकर हम हॉस्पिटल लेकर आए हैं। उसके बाद पुलिस को खबर हुआ कि बाद में, तो पुलिस तो अपने जो गाड़ी जो मारा, गाड़ी को अंदर ले लिया है। हाँ मेरे काम। रांची के चान्हो थाना क्षेत्र अंतर्गत कदमटोली गांव में एक हिंदू परिवार के साथ कथित मारपीट और घर में घुसकर हमले के मामले को लेकर भाजपा ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू द्वारा गठित 7 सदस्यीय टीम ने घटनास्थल का दौरा कर पीड़ित परिवार से मुलाकात की और पूरे मामले की जानकारी दी। प्रदेश उपाध्यक्ष नीलकंठ सिंह मुंडा के नेतृत्व में पहुंची टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस प्रशासन और सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि घटना के 3 दिन बीत जाने के बावजूद पुलिस अब तक दोषियों को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। नीलकंठ सिंह मुंडा ने कहा कि हत्या के प्रयास जैसी गंभीर घटना के बावजूद पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज नहीं किया। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार के दबाव में पुलिस वर्ग विशेष से जुड़े आरोपियों को बचाने का प्रयास कर रही है। भाजपा नेताओं ने राज्य सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप भी लगाया है। इसी मामले को निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की है। है कि 25 तारीख की घटना है और 25 तारीख की घटना है और 26, 27, 28 हो गई और सामने वो दरबार इंस्पेक्टर देख रहे हैं कि उनके साथ मारपीट हुआ है, कपार फटा है
और हाथ उस बच्चा को फेंका गया है, मार करके उसको फेंकने का काम किया, फिर उसको उठा के लाया। घर वाले लोग जब रड से मारा, हाथ टूटा है, सभी कुछ हुआ है। अब दिख रहा है, उसको देखने के बाद भी आप उसको अरेस्ट नहीं कर रहे हैं, गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं, तो आप इसमें यही अंदाजा लगा सकते हैं, यही कह सकते हैं कि सरकार उसको संरक्षण दे रही है। निश्चित रूप से शिकायत हुई। हम लोगों ने कहा, पार्टी ने कहा, सभी लोगों ने, हम लोगों ने कहा कि भाई इंस्पेक्टर से सीधे जाकर के हम लोग बात किए, उनसे दरोगा से बात की, तो इसमें शिकायत करें। वो देखना, वो तो दिख रहा है, इसमें शिकायत की बात क्या है, दिख रहा है, पट्टी बांधा हुआ है, पुलिस खुद देख रही है, बच्चा को जबरन वहां पर फेंक कर मारपीट किया गया, और वो प्रेग्नेंट महिला है। अब जो धारा भी जो एक तरह से कहेंगे, पहले तो धारा लगाया गया, उनका एफआईआर किया गया है। तो आप इसमें एफआईआर करने के बाद भी यदि 6-7 दिन, आज 25 और आज 28, 4 दिन हो गए, तो 4 दिन में यदि आप उसको गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। धनबाद में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद और भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की ओर से बीसीसीएल प्रभावित और गरीब बच्चों के लिए विशेष स्टेम शिक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को विज्ञान, गणित और नई तकनीक की पढ़ाई आसान और रोचक तरीके से समझाना था। इस दौरान बच्चों को प्रयोग, डिजिटल लर्निंग और विभिन्न एक्टिविटी के जरिए पढ़ाई कराई गई। साथ ही बच्चों को IIT ISM के रोबोटिक्स लैब, लाइब्रेरी और कई प्रमुख विभागों का भ्रमण भी कराया गया, ताकि वे नई तकनीक और आधुनिक शिक्षा प्रणाली को करीब से समझ सके। कार्यक्रम में मौजूद अधिकारियों ने कहा कि इस तरह की पहल से जरूरतमंद बच्चों को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा और उनके भविष्य को नई दिशा मिलेगी। शिक्षा और तकनीक से जोड़ने की यह पहल सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं रही, बल्कि बच्चों के सपनों को नई उड़ान देने की कोशिश भी बनी। IIT ISM और BCCL की यह पहल आने वाले समय में कई बच्चों के भविष्य को बदलने का जरिया बन सकती है। इसमें जो अच्छे इंस्टीट्यूट IIT ISM है और BCCL है, सिम्फर है, तो इनके बारे में भी थोड़ी थोड़ी जानकारी किस लिए प्रसिद्ध है और हमारा धनबाद शहर एक सुंदर शहर कैसे बने। इसमें बहुत सारी बीमारियां हैं, कोड़ है, BCCL है, कोयला में नाम आते ही अवैध माइनिंग है, कोयले की चोरी है। इन सब के प्रति भी बच्चों को हमने जागृत किया है कि अपने आसपास होती हुई इस तरह की कुष्ठ रोगों को निदान करें, और यही बच्चे कल के भविष्य हैं। और कम से कम इस तरह की जो गलत चीज़ें हमारे प्रदेश को, हमारे कंपनी को, कोल इंडिया को दूसरे जगहों में बदनाम करती है, उससे कम से कम सब बच्चे, अगर एक बच्चे मिलकर 10 बच्चों को बताएंगे तो 1500 बच्चे 15,000 1 लाख बच्चों को बताएंगे, और इस तरह से जागृति फैलेगी और समाज से ये रोग दूर होगा। और स्टीम एजुकेशन के थ्रू बच्चे अच्छी पढ़ाई करके अच्छे इंजीनियर, अच्छे डॉक्टर और अच्छा IAS अफसर, लॉ, CA बनने में ये संस्था के लिए अपना पूर्ण योगदान दे रही है और सफलता प्राप्त कर रही है। गणित और विज्ञान के प्रति रुचि को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे हम बच्चों को बोलते हैं आप फॉर्मूले को मान मत लो। अगर आपको बोला जाता है कि A+B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A² + B² + 2AB, तो आप ये सोचो और देखो ये क्यों होता है, ये कहाँ से आया, इसका किसने निर्माण किया, उसने किस सोच के तहत इस चीज को बनाया। क्योंकि जो है हमारे पास, जो विकसित है, जो हम जानते हैं, जो इसका आविष्कार हो चुका है, उनसे कहीं ज्यादा आज हमें जरूरत है नई खोज की, नई तकनीक की, नए आविष्कारों की। बस इसी सोच के साथ इन बच्चों में रुझान बढ़ाने के लिए गणित और विज्ञान को एक नए प्रकार से पढ़ाने की हमने एक पहल शुरू की है, जहाँ पे हम बच्चों को 3 तरह से पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। जहाँ पे पहला है लॉजिकल अप्रोच, जहाँ पे हम बच्चों को तर्क वितर्क के बारे में जानकारी देते हैं और बच्चों को बोलते हैं कि आप प्रश्न करना सीखिए, प्रश्न पूछना सीखिए, और सिर्फ प्रश्न पूछकर मत छोड़ दीजिए। उन प्रश्नों के हल को ढूंढने के लिए अपनी तरफ से भी कोशिश करिए, अपने शिक्षक गणों से पूछिए, अपने आसपास जितने भी। पश्चिम बंगाल के आसनसोल से एक दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां संत विंसेंट स्कूल के समर कैंप के दौरान स्विमिंग पूल में डूबने से क्लास 6 के छात्र अद्विक हिलेरिया की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि स्विमिंग ट्रेनिंग के दौरान छात्र अचानक गहरे पानी में चला गया।
आनंद फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है, क्योंकि अद्विक अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। हादसे के बाद स्कूल की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं, जबकि पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। कक्षा 6 में पढ़ने वाला अद्विक नाम का ये बच्चा जो चिलीडंगाल में रहता है, वो भी इस कैंप में पार्टिसिपेट कर रहा था। समर कैंप में पार्टिसिपेशन के दौरान स्विमिंग पूल में इन बच्चों की कोई एक्टिविटीज हो रही थी। इस एक्टिविटीज के दौरान इस बच्चे की पानी में डूबने के कारण संदिग्ध हालात में मृत्यु की खबर हमारे पास में है। जब ये खबर हम सभी को मिली तो हमने भी और कृष्णेंदुदा ने भी प्रिंसिपल से बात की और हमने भी मीडिया बंधुओं को और बाकी सब अपने जानने वाले लोगों से पूछने का प्रयास किया कि ये घटना किस तरीके से घटित हुई है। तो जहां तक भी है, इतना छोटा बच्चा जिसकी उम्र 11 वर्ष है, उसके परिवार के लोग कहाँ थे, स्कूल में अगर समर कैंप चल रहा था तो शिक्षक कहाँ थे, स्विमिंग पूल के इंस्ट्रक्टर कहाँ थे, ये चीजें एक जांच का विषय है। प्रशासन को माननीय विधायक जी ने निर्देश दिया है, प्रशासन भी इस चीज को देख रहा है, लेकिन इस दुख की घड़ी में समस्त भारतीय जनता पार्टी के परिवार, हमारे माननीय विधायक और हम सभी कार्यकर्ता परिवार के साथ। धनबाद के कतरास थाना क्षेत्र के केलुडी में बुधवार देर रात आपसी रंजिश में दो पक्षों के बीच फायरिंग हुई, जिसमें 2 युवक घायल हो गए। घायल नीतीश यादव के जांघ में गोली लगी है, जबकि तौसीफ के कंधे में गोली लगी है। दोनों का इलाज चल रहा है, जिसमें तौसीफ को दुर्गापुर मिशन अस्पताल रेफर किया गया है। घटना की सूचना मिलते ही बाघमारा एसडीपीओ अजित कुमार विमल और थाना प्रभारी प्रवीण कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस के पहुंचने से पहले आरोपी फरार हो गए। मामले में 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। घायल के पिता किशोरी यादव ने बताया कि उनका बेटा मवेशी देखने बाहर निकला था, तभी गोली लग गई। वहीं थाना प्रभारी ने कहा है कि पुरानी रंजिश में फायरिंग हुई है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी फिलहाल जारी है। मेरा बच्चा भैंस देखने गया था, रात में भैंस बांधल था, उसे देखने गया और एक दौरान में अरे कैसे कैसे क्या हुआ नहीं हुआ, इसी बच्चा को गोली लग गया। हम तो देखे गिरल है, कैसे क्या हुआ वो भी हमने देखा नहीं। क्या बेटा को गोली लगा कि क्या लगा? कुछ तो लगल है, तो ये वहाँ दाग है, खून बह रहा है। उस टाइम में हम घर में सुतल थे। क्या काम करते हो? हम भैंस दुहाली करते। तो रात को क्यों निकला था? रात में वो अपने जानवर को निगरानी के लिए निकला था। जानवर बांधल था, बाहर गर्मी का मौसम था, वही चोरी चामारी मैंने जानवर उनवर दूसरा को आ जाए वहाँ पर, इसी देखे के लिए निकला था। 2 पक्षों में गोलीबारी की बात है, क्या कुछ हुआ आपको क्या? नहीं, यहाँ पर रात में ये 2 लोग आपस में तू मैं और लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। उसी में गोली चली है, जिसमें 2 व्यक्ति को गोली लगी है। आपसी रंजिश में ये गोली चली, उसमें गोली लगी है और दोनों का इलाज चल रहा है। पुलिस के द्वारा जो भी विधि सम्मत कर रहे हैं वो किया जा रहा है। प्रयास जारी है, उनके बयान के आधार पर चिन्हित करके और हम लोग गिरफ्तारी के प्रयास में लगे हुए हैं। एफआईआर हुई है? नहीं, अभी एफआईआर नहीं हुई है। तो विधि व्यवस्था संधारण में सबको लगा हुआ था, काम कर नाम नहीं पता है, लेकिन 2 व्यक्ति को गोली लगी, जिनका इलाज चल रहा है। दोनों की स्थिति बिल्कुल सामान्य है, दोनों खतरे से बाहर है। कारण क्या है? कारण आपसी रंजिश है, आपसी रंजिश में। झारखंड के उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल इन दिनों बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की तस्वीर पेश कर रहा है। करोड़ों रुपए के बजट, बड़े बड़े जनरेटर और सोलर सिस्टम होने के बावजूद अस्पताल में बिजली कटते ही मरीज उमस भरी गर्मी में तड़पने को मजबूर है। हालात ऐसे हैं कि अस्पताल के वार्डों में भर्ती मरीजों को राहत देने के लिए परिजन घर से टेबल फैन और हाथ वाले पंखे लेकर पहुंच रहे हैं। भीषण गर्मी के बीच अस्पताल की लचर व्यवस्था ने स्वास्थ्य विभाग के दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी लगातार बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का दावा कर रहे हैं, लेकिन हजारीबाग के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज अस्पताल की स्थिति इन दावों की पोल खोलती नजर आ रही है। यहाँ पे तो दिक्कत ये है कि तो लाइट की व्यवस्था बहुत कमजोर है
और खुद यहाँ पे पंखा सीलिंग फैन भी नहीं है, खुद का हमको खुद अपना पंखा खरीदना पड़ा, टेबल फैन। दिक्कत तो है, अभी खुद को पेशेंट जो है रात रात भर खुद पंखा चलाना पड़ रहा है, जहाँ पे पंखा जिसको नहीं है। गर्मी बहुत ज्यादा है, जहाँ पंखा एक बेड के नीचे सिर्फ तीन बेड के नीचे एक पंखा है, तो खुद को झेलना पड़ रहा है। जैसे यहाँ पे पंखा नहीं है तो मुझे झेलना पड़ रहा है, वहाँ पे पंखा है तो वहाँ नहीं झेलना पड़ रहा है। मेरा नाम रामवृक्ष कुमार दास हुआ है। सर पंखा दुख के हम लोग टाइम काट रहे हैं, मच्छर भी है बहुत ज्यादा, गर्म भी बहुत ज्यादा, गर्मी में हम लोग सींच रहे हैं। हम लोग को पंखा का जरूरत है, पंखा चाहिए। पंखा नहीं लगा है? नहीं, पंखा लगा हुआ पर मतलब कोई काम का नहीं है, पंखा बेकाम का है। कितना बेड पर दिया है पंखा कम से कम एक हॉल में 5 पंखा है सिर्फ। बेड तो है 2 4 6 12-13 को बेड है सर। 14 बेड है, 14-15। हाँ सर, हालत तो आप देख रहे हैं। आप क्या क्या है? पंखा सिर्फ है और क्या है, कुछ नहीं कर रहे हैं। इतना 14-15 बेड है, उसमें से 5 पंखा मात्र लगा हुआ है और वो भी लाइन पार। साहिबगंज में रेलवे प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए रेलवे की जमीन और रेलवे क्वार्टर को अवैध कब्जे से मुक्त कराया। पूर्व रेलवे मालदा डिवीजन के निर्देश पर चलाए गए इस अभियान के दौरान जेसीबी मशीन की मदद से अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया। कार्रवाई के दौरान रेलवे सुरक्षा बल के जवान भी पूरी तरह मुस्तैद नजर आए। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि रेलवे की संपत्ति की सुरक्षा और भविष्य के विकास कार्यों को ध्यान में रखते हुए यह अभियान चलाया गया है। रेलवे की जमीन पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आने वाले दिनों में भी ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे। फिलहाल इस कार्रवाई के बाद पूरे इलाके में चर्चा का माहौल बना हुआ है। रेलवे प्रशासन की इस पहल ने साफ संदेश दिया है कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ आगे भी सख्त कदम उठाए जाएंगे। जो भी रेलवे आवास में रह रहा है या रेलवे की जमीन पे जो भी अतिक्रमण करके अपना जो भी झोपड़ी बनाया हुआ है, कुछ ये शॉप वगैरह खोला हुआ है, सबको हटाया जा रहा है। किन किन इलाकों में ऐसा कार्रवाई कर रहे हैं? रेलवे के इलाके, रेलवे की जमीन पे। रेलवे की जमीन कहाँ पे कर रहे हैं? नॉर्थ कॉलोनी, साहिबगंज। ऐसे वैकेंट क्वार्टर। आशा कुमारी। क्या हुआ अभी हम लोग यहाँ रहते थे, कमाने धमाने वाला आदमी, पानी पड़वा में यहाँ रहते थे, यहाँ घर द्वार तोड़ दिया था। अभी कुछ तो बनेगा नहीं, कम से कम रहने चाहिए, 1 महीना के लिए देना चाहिए टाइम भी नहीं दिया, हम लोग का घर द्वार तोड़ दिया। अभी कल कहाँ जाएंगे हम लोग? पापा मम्मी क्या करते हैं? पापा मम्मी काम करते हैं, नगर पालिका में काम करते हैं, साफ सफाई। हाँ, सफाई कर्मचारी। हाँ। क्या परेशानी हो गई अभी? आपका रहने का घर तोड़ दिया गया, क्या परेशानी, दिक्कत? परेशानी यही है कि हम लोग का भी 3 वाहन है, छोटा छोटा, अभी कहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे कोई जानता है। अभी 1 महीना का टाइम देना चाहिए था अपना अथी करने के लिए, व्यवस्था करने के लिए। क्या रेलवे प्रशासन से मांग करेगी? क्या 1 महीना के लिए टाइम देना चाहिए था। पैसा मिलता है वहाँ पर, क्वार्टर खाली नहीं करता है, और जो पैसा नहीं देता उसका क्वार्टर खाली कर रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।